इसराइल को असलहा एक्सपोर्ट बंद की जाए। बाइडेन इंतजामिया के नाज़रीन हाईएस्ट ऑफिशियल वो सामने आ गए हैं और डेमोक्रेट्स के अंदर इसराइल की जो सपोर्ट है उसमें तेजी के साथ डिक्लाइन आ रहा है। बाइडेन इंतजामिया के सबसे बड़े ऑफिशियल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो सबसे बड़े सपोर्टर रहे इसराइल के, जो इसराइली लॉबी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और जो उस वक्त बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी थी उसमें इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बहुत बड़ा किरदार था। अब वो बाकायदा तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के मफाद में नहीं है ये जंग जिसको वो खुद सपोर्ट करते आए हैं और बहुत ज्यादा यानी इजराइल से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने कहा ये अमेरिकी मफादात के अंदर नहीं है और उन्होंने साथ ये भी कहा ये इजरायली मफादात के अंदर भी नहीं है, इसको हर सूरत रुकवाना चाहिए और अगर इजराइल अमेरिका की बात नहीं मानता तो फिर इजराइल के लिए जो असलहा एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाए। और ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें जो डिक्लाइन है इजराइल की सपोर्ट के लिए वो होता चला जा रहा है। ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है जो वहां पर देखा जा रहा है और उन्होंने ये बात भी की है कि जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो रही है और जिस तरह से अमेरिकी मफादात मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल की वजह से ऑन स्टेक है कि अरब रियासतें भी ये सोच रही हैं कि अब वो क्या चाइना रशिया की तरफ जाएं। तो आने वाले टाइम में जब मजीद नई गवर्नमेंट्स आएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजराइल की इस सतह की सपोर्ट जो जारी रखना। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक बात है। इजराइल ने यानी कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट कर लिया है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका में अब वहां के अहम तरीन ऑफिशियल्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ज्यादा देर लंबा अरसा अमेरिका ये बोझ जो है वो नहीं उठा सकता है अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस की वजह से, क्योंकि जो अमेरिकी मफादात हैं वो तो ऑन स्टेक हैं। मिडिल ईस्ट जो है वो ऑलरेडी अमेरिका का इत्तेहादी है ना कि चाइना और रशिया का इत्तेहादी है। चाइना और रशिया तो उनको ऑफर्स कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जो ममालिक है वो अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, चाइना और रशिया को नहीं दिए हुए हैं। तो अब जब अमेरिका उनको उनके मुल्कों को जंग की तरफ धकेल रहा है, वहां पर डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, तो फिर उन मुल्कों ने भी तो सोचना है। तो इस तरह ये अमेरिका के मफाद में बिल्कुल नहीं है जो कुछ रीजन के अंदर जब हो रहा है। तो ये एक बहुत एक नया चैप्टर है, ये बिल्कुल एक गैर मामूली बात है, ये एक तारीखी शिफ्ट है, इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, नई दुनिया इमर्ज हो रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एशिया का राइज हो रहा है, ग्लोबल साउथ का राइज हो रहा है, अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हम वो वाकयात देखेंगे आने वाले टाइम में कि हम विजिबली ये दुनिया तब्दील होती हुई मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है वो हम विजिबली देख सकेंगे। और इसका सबसे बड़ा मुजाहरा जो है वो सितंबर 3 को होने जा रहा है जिसमें चाइना अपनी विक्ट्री परेड जो है वो करने जा रहा है। नाज़रीन, खबर यह है कि पुतिन के साथ किम जोंग अन भी शरीक हो रहे हैं। एक हिस्टोरिक टाइम हम देखने जा रहे हैं। पुतिन के साथ किम जोंग अन शरीक हो रहे हैं और ना सिर्फ किम जोंग अन शरीक हो रहे हैं बल्कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इस विक्ट्री डे की परेड जो है उसमें शरीक हो रहे हैं। और इस परेड में इतने ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स को जमा करने का, और इसमें एक भी वेस्टर्न वर्ल्ड से एक भी लीडर नहीं है। सारे जो लीडर्स उन्होंने बुलाए हैं वो ग्लोबल साउथ के हैं, वो एशिया के हैं। तो इसका बाकायदा मकसद इस परेड का वो ये दिखाना है और एक मैसेज भेजना है, एक पावर शो करना है कि एक नई दुनिया किस तरह से इमर्ज कर रही है। जो वेस्टर्न लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब खत्म हो चुका है और अब दुनिया के तमाम फैसले सिर्फ वो नहीं करेंगे। ये एक बहुत गैर मामूली तब्दीली। और ये बात तो नोट कर लें कि पिछले 200-300 सालों में जो वेस्टर्न हेजेमनी है उसके खिलाफ मशरिक में इस सतह का कोई इत्तेहाद नहीं बना है। मगरबी जो इक़्तिदार का आगाज होता है पिछले 500-600 साल अगर आप उठाकर देखें तो, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी आ जाए तो मशरिक में ऐसा कोई अलायंस नहीं बना है वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए। तो ये बड़ा गैर मामूली अलायंस है जिसमें लैटिन अमेरिका, जिसमें अफ्रीका और जिसके अंदर एशिया, ये सब मुत्तहद हो गए हैं। और ये सब वो ममालिक हैं, वो कौमें हैं जो सदियों से वेस्टर्न जो कॉलोनियल ऑर्डर है उससे मुतासिर हो रही हैं और उसने बहुत ज्यादा इन कौमों को जब नुकसान पहुंचाया है। ये सदियों की विक्टिम कौमें हैं और ये चाइना और रशिया की सरपरस्ती के अंदर इकट्ठी हो गई और चाइना खुद विक्टिम है। रशिया तो विक्टिम नहीं है ना उस लिहाज से कि रशिया कोई कॉलोनी रहा हो, चाइना तो विक्टिम है। चाइना में तो वेस्टर्न कॉलोनी रही है और बहुत तलख, बहुत ही पेनफुल तारीख है, इसलिए वो इसको अपनी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन भी कहते हैं। तो इसलिए ये सारी विक्टिम कौमें हैं और अब इनके पास ये ताकत आ गई है और इस ताकत का बहुत बड़ा मुजाहरा वो सितंबर 3 को जब वो करने जा रहे हैं। तो फलस्तीन क्या है, फलस्तीन का तनाज़ा क्या है, ये वेस्टर्न लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये उसी का नतीजा है। उन्होंने यहां पर इनको आकर जब वो बसाया है, वगरना ये कितना बड़ा जुल्म था कि वो एक कौम की जमीन किसी और के हवाले कर रहे हैं और उनसे पूछे बगैर कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई जुल्म हो नहीं सकता था। और ये ब्रिटिशर्स का ये तरीकाकार ये रहा है, वो जहां जहां से निकले हैं वहां पर ऐसे इश्यूज छोड़कर गए हैं जानबूझकर, ताकि यहां पर फटे मसले खत्म ही ना हो, ये कौमें इसी के अंदर उलझी रहें और मजीद आगे तरक्की ना कर सकें। आप साउथ एशिया में देखिए,
ब्रिटिशर्स यहां से गए हैं तो जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो छोड़कर गए हैं और अभी साउथ एशिया उसमें जकड़ा हुआ है और कई जंगें साउथ एशिया के ममालिक जो है वो आपस में लड़ चुके हैं और अभी तक उनके पास सोल्यूशन नहीं है। मिडिल ईस्ट पिछले 80 सालों से हालत जंग में है, मसला फलस्तीन की वजह से। किसका छोड़ा हुआ है? ब्रिटिशर्स का छोड़ा हुआ है। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को तो आप डिस्कस ही ना करें ना, वहां पर तो एक एक कौम के साथ जो हुआ है उसकी भी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। तो और भी बहुत सारी खबरें जो आपके सामने रखेंगे, लेकिन यमन ने अटैक कर दिया। फिर यमन ने नाको चने चबाए हैं और यमन ने ये मैसेज 57 कंट्रीज को भी दिया है कि जिससे वो बैठे हुए हैं सहम कर और डर कर और खौफ के मारे कि ये पता नहीं क्या बला है, उस बला से यमन इस तरह से टकरा रहा है। इससे पहले उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो फायर किए हैं। अभी खबर यह है कि उन्होंने ड्रोन्स भेजे और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो ड्रोन्स का जो पाथ है वो बड़ा दिलचस्प है। ये ड्रोन जनाब सिनाई से दाखिल हुए हैं इजराइल में, यानी सिनाई जो मिस्र का इलाका है, पहले उधर गए हैं यमनी ड्रोन्स, फिर वहां से होते हुए जब इजराइल के अंदर दाखिल हुए और 2 घंटों के अंदर उन्होंने 2 मरतबा ड्रोन अटैक किया है इजराइल के ऊपर। तो यमन अपने मुसलसल हमले जब जारी रखे हुए हैं, लेकिन अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो सिनाई से ड्रोन जब वो इजराइल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके साथ सीरिया की सूरत हाल बड़ी डेंजरस है क्योंकि सीरिया में एक तो इजराइल हमले कर रहा है, फिर उनकी फौजें वहां पर बाकायदा उतरी हैं और जहां पर जुलानी बैठा हुआ है उसका पैलेस है, उससे सिर्फ 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर उनकी फौजें जब वो पहुंची हैं, उनके टैंक्स हैं, उनके कमांडोज जब उतरे हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स आए हैं, सिर्फ जुलानी से 10-15 किलोमीटर दूर। तो ये तो सीरियस थ्रेट है जुलानी के इक्तदार को और मतलब ये चल ही नहीं सकता है मामला 10-15 किलोमीटर। और जो उनके टैंक्स है वो दमिश्क के बिल्कुल यानी शहर के कंट्री साइड के अंदर जब वो पहुंच गए हैं तो ये चल नहीं सकता है। और जितना ये टाइम इजराइल को दे रहे हैं, इजराइल वहां पर मजबूत हो रहा है और इजराइल पूरा सदरन सीरिया ले जाएगा, दमिश्क तक इलाके ले जाएगा और फिर वो किसी भी दिन दमिश्क भी ले जाएंगे आने वाले 10-15-20 सालों में, जब भी उनको मौका मिलेगा, या 2-4 सालों में। पहले सदरन सीरिया लेंगे और फिर पूरा दमिश्क ही ले जाएंगे और फिर दजला फरात तक वो जाएंगे। सो उनकी आइडियोलॉजी और उनकी इंटेंशंस क्लियर हैं, तो उनको आज ही रोकना जब बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जुलानी पर देखें 22 ग्रुप्स है ना, जुलानी तो उनका नुमाइंदा है, 22 ग्रुप्स हैं, तो सारे तो इजराइल के सपोर्टर नहीं है, तो शदीद दबाव है जुलानी पर भी और टर्की पर भी। और बड़ा सेंसिटिव है, मैं आपको बता दूं पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो एक जिसको कहते हैं ना कि बारूद के ऊपर बैठा हुआ है, ये सारा एक्सप्लोसिव के ऊपर बैठा हुआ है और ये एक्सप्लोसिव बस ऐसे फटेगा कि फिर किसी को कोई समझ नहीं आएगी। ये आतिश फिशां के ऊपर बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट, ये जो किसी वक्त फट सकता है और उसकी वजह सिर्फ इजराइल है। अच्छा, अब नाज़रीन एक इतनी बड़ी बात, एक इतना बड़ा चैप्टर, एक इतनी तारीखी बात सामने आई है कि जैक सल्लिवन जो कि बाइडेन इंतजामिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था और बाइडेन इंतजामिया की जो पॉलिसी थी वो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस थी वो ब्लिंकन की वजह से थी और जैक सल्लिवन की वजह से थी। ये 2 बंदे थे जो चला रहे थे, क्योंकि बाइडेन तो खुद ज़हनी तवाज़ुन और उसका सारा मामला था और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो तो इसके हक में नहीं था। तो 4 ही बंदे थे ना, बाइडेन, जैक सल्लिवन, ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। बाइडेन तो खुद से कुछ कर ही नहीं रहा था, ये बात साबित हुई, यानी कर नहीं रहा से मुराद ये कि वो उसकी बीमारी की ये सूरत हाल थी कि बस जो उसको बताया जाता था वो उस पर चल रहा था। ये बात में वहां की रिपोर्ट्स ने साबित किया। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इसके हक में नहीं था और उसी ने कहा था इजराइल को स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। तो 2 ही बंदे चला रहे थे, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और ब्लिंकन। और उस साल 1.5 साल में जो कुछ बाइडेन ने किया, बाइडेन इंतजामिया ने जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट किया, वो सब हमारे सामने है। अब वही जैक सल्लिवन सामने आ गया है, उसने कहा है कि इजराइल के लिए असला एक्सपोर्ट बंद की जाए, असला सप्लाई बंद की जाए और साथ उसने तमाम डेमोक्रेट्स को कहा है कि वो वोट करें कांग्रेस में इसके खिलाफ के असला सपोर्ट नहीं होनी चाहिए इजराइल को। यानी आप जरा अंदाजा करें, एक वो बंदा जो पूरी तरह से इजरायली लॉबी के अंडर है, इजराइल के इन्फ्लुएंस के अंदर है और ये समझता है कि जंग जारी रहनी चाहिए, आज वो कह रहा है ये जंग ना इजराइल के मुफाद में ना अमेरिका के मुफाद। यानी एक तो यह है कि डेमोक्रेट्स की जो सपोर्ट है वो खत्म हो रही है, दूसरा इसको हम एक एज एनालिसिस भी देख सकते हैं कि इतना बड़ा हाई ऑफिशियल जिसने ये सारा खुद किया है, अब उसको भी इजराइल की तबाही जो है नजर आ रही है। इसको हम एज एन एनालिसिस भी उसकी बातों को जब देख सकते हैं। तो ये मतलब इतनी बड़ी बात है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। फॉर्मर बाइडेन सिक्योरिटी एडवाइजर बैक्स पॉजिंग आर्म्स सेल टू इजराइल, इजराइल के लिए असलहा सप्लाई जब वो बंद की जाए। और ये जो इजराइल की पॉलिसी है ये अमेरिका और इजराइल के जो रिलेशंस है उनको मुतासर करने वाली है अगले आने वाली टाइम के अंदर, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। ट्रंप इंतजामिया कितनी देर बोझ उठाती है, और अगर ट्रंप इंतजामिया इस तरह से सपोर्ट करती भी रही तो जो अगली गवर्नमेंट आएगी उस वक्त तक जो है बहुत, एक तो पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो चुकी होगी और बहुत सारी चीजें मजीद बदल चुकी होगी। इसलिए आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास ये स्पेस नहीं होगी कि वो ये वाली अनवेवरिंग सपोर्ट इजराइल के लिए जारी रख सके। फिर इजराइल का क्या होगा मुझे बताइए? बाकी दुनिया से तो वो फारिग हो गया ना, फिर इजराइल का क्या होगा?
تو یہ جیک سلون کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت اس پٹڑی کے اوپر چڑھ چکے ہیں جو کسی بھی وقت کچھ بھی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے. اور اسرائیل نے اگر یہ پالیسی جاری رکھی, اسرائیل ول ناٹ بی دا اسرائیل وی نیو, تو اسرائیل بھی بالکل وہ اسرائیل نہیں ہوگا جو پہلے ایک ہوا کرتا تھا. اینڈ آرمز امبارگو ہونا چاہیے, اور یہ کمپلیٹلی لاجیکل پوزیشن ہے. اسرائیل کے لیے اسلحہ سپورٹ بند کرنا یہ کمپلیٹلی لاجیکل پوزیشن ہے. اب ان کی کوئی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو بھی امریکہ ایک ایسے راستے کے پر نظر آ رہا ہے جو دیکھیں یہ جو مڈل ایسٹ ہے نا, یہ مڈل ایسٹ بڑی عجیب جگہ ہے, بڑی ہی عجیب جگہ ہے, اور بڑی دنیا کا سب سے کمپلیکس ترین ریجن ہے. یہاں پر جو طاقت بیٹھی ہوتی ہے, بیرونی طاقت, اس کو لگ رہا ہوتا ہے سب اس کے کنٹرول میں ہے, لیکن یہاں پر ایسے تختہ الٹتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. برطانیہ کا ایک وقت میں بہت انفلوئنس رہا ہے, فرانس کا بہت انفلوئنس مڈل ایسٹ کے اندر رہا ہے, اس سے پہلے دیگر طاقتوں کا رہا ہوگا, اب امریکہ کا ہے. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ امریکہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, لیکن یہ مڈل ایسٹ جب بدلتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ امریکہ کا انفلوئنس ہمیشہ مڈل ایسٹ میں نہیں رہنا ہے, اور جو ان کی حرکتیں ہیں اس سے تو بالکل نہیں رہنا ہے, اس سے بالکل نہیں رہنا ہے. یہ بائیڈن, یہ جو جیک سلون ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف امریکہ, کوئی معمولی بات تو ہے نہیں, اس کو امریکہ کے لیے اس میں کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا. اور اس نے کہا کہ ڈیموکریٹس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جائیں اور ووٹ کریں اسرائیل کی اسلحہ سپلائی بندش کے لیے, تمام ڈیموکریٹک پارٹی وہ جا کر ووٹ کرے. اور پھر اس نے بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں کیوں نہیں ہو سکا, آلدو کہ اس نے بھونڈی لاجک پیش کی ہے, لیکن اس کی لاجک بھی سن لیتے ہیں. کہتا ہے کہ اس وقت چونکہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, حوثیز, عراق, سیریا, ایران, یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, تو اس وقت ڈیفیکلٹ تھا اسلحہ سپلائی بند کرنا, بٹ دا سچویشن ناؤ از ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے ایک لاجک پیش کی, حالانکہ اس وقت بھی بائیڈن انتظامیہ چاہتی تو یہ رکوا سکتی تھی. لیکن اب اس بات کو چھوڑ دیجیے, ہم ان کی باتوں کو صرف ایک انالیسس لیتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی اس میں ڈیفیٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات بھی وہ خود کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی امریکی جو تعلقات ہیں ان میں دراڑیں ہیں, اور وہ ہل جائیں گے پوری طرح سے آنے والے ٹائم میں. مارکنگ a remarkable shift after he spent a year and a half fiercely lobbying Democrats against any such efforts. 1.5 سال تک یہ بندہ ڈیموکریٹس کو یہ فیرسلی لابینگ کرتا رہا, شدید ترین سخت ترین لابینگ کرتا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس اس طرح کا, یعنی اسرائیل کے لیے اسلحہ بندش کا ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائیں. اب ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ اٹھائیں, یہ ضروری ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. سلون جو ہے اس نے برنی سینڈر جو انہوں نے ریزولوشن کی ہے اس کی بھی سپورٹ انہوں نے کر دی ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور اس جو برنی سینڈر ریزولوشن لے کر آئے ہیں, پہلی بار ڈیموکریٹس کی آدھی پارٹی نے, آلریڈی جو 30 جولائی کو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں آدھی ڈیموکریٹک پارٹی نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ اسلحہ بندش جو وہ ہونی چاہیے. He continued by referring the issue کہ فیوچر آف US جو اسرائیلی ریلیشن ہے وہ داؤ کے اوپر لگ گئے. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے, اس لیے اسرائیل آن دا پاتھ آف اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے, آن دا پاتھ آف کولیپس ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی, آدھا اسرائیل بھی تو نکلا ہوا ہے نا, پھر بھی اسرائیلی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زائنسٹ ڈریون ان کی پالیسیز ہیں, اور ان کو کبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. اس کا مقابلہ صرف طاقت سے جب کرنا پڑے گا. جب ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو فتنے کو کیا آپ سمجھا پاتے ہیں؟ فساد داعش کو آپ نے سمجھا دیا تھا, تو داعش کا مقابلہ آپ نے کیا طاقت کے ساتھ, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایران کو جس نے یہ داعش کا فتنہ جو ختم کیا. اور اسرائیل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ داعش کو فنڈ کرتا رہا ہے, اس نے آن ریکارڈ مانا ہوا ہے, اور کہتا ہے ہم نے سیلف ڈیفینس میں کیا. تو ایسے فتنے کا علاج صرف طاقت ہوتی ہے, اس کو آپ سمجھا نہیں پاتے ہیں, وہ سمجھتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں بھی وہی اصول ہے, اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں ہے. جناب یعنی میکرون کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے اسرائیلی چینل 12 کو, یہ بھی ایک ایکسٹریمسٹ چینل ہے, اور اس پر وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ہم سینکشن لگانے جا رہے ہیں. اسرائیل ول فیس strong opposition if it enters Gaza and we hope it does not reach the stage of imposing sanctions. ہم اب اس سٹیج کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم اسرائیل کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح معاملے کو نہ لے کر جائے کہ ہم سینکشنز اسرائیل کے اوپر لگائیں. اب یہ بات بھی آپ دیکھیے, there is no security or military justification for entering Gaza and this is not the way to free the hostages. اس راستے سے اسرائیل اپنے لیے کوئی سیکورٹی نہیں خرید رہا ہے, اور جہاں جہاں پر آج اسرائیلی جا رہے ہیں یورپین کنٹریز میں, باقی دنیا میں جہاں جہاں پر جا رہے ہیں, وہ اپنی اصلیت چھپاتے پھرتے ہیں, یہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے ہیں. خیر اب ناظرین جو اگلی بات ہے وہ بھی بڑی غیر معمولی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو جا رہے تھے پیوٹن, بہت بڑی بات تھی, پیوٹن شریک ہو رہے ہیں اور وکٹری ڈے کی پریڈ ہے, تو اب جناب علی کم جونگ ان بھی شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیوٹن, کم جونگ ان اور چائنا کا پریزیڈنٹ. اچھا معاملہ صرف یہاں تک بھی نہیں ہے, ایران کے پریزیڈنٹ بھی شریک ہو رہے ہیں, انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ بھی شریک ہو رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق دنیا کے
26 वर्ल्ड लीडर जो हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं 26, वो इस विक्ट्री डे परेड में शरीक होंगे। इसमें ग्लोबल साउथ और एशिया और अफ्रीका के लीडर शामिल हैं। और इसके अंदर एक भी वेस्टर्न मुल्क का एक भी लीडर शामिल नहीं है। स्लोवाकिया का शामिल है, उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन स्लोवाकिया का मामला और है, वो एंटी यूक्रेन वॉर है और जो है वो रशिया के साथ उनके मामला ठीक हैं। तो सिर्फ स्लोवाकिया क्या रहे, यानी मैक्रोन, यानी कि कोई भी वेस्टर्न लीडर जो है उसमें शरीक नहीं हो रहा है। तो इसका उन्होंने कहा कि बकायदा मकसद ये है, इस पावर शो का मकसद ये है कि वेस्टर्न हेजेमनी का खात्मा हुआ जाता है, अमेरिकन लेड यूनिलैटरल वर्ल्ड का खात्मा हुआ जाता है। मतलब एक हिस्टोरिक दिन होगा, मशरिक के उरूज का एक हिस्टोरिक दिन होगा। पुतिन एंड किम टू ज्वाइन शी एट विक्ट्री डे मिलिट्री परेड इन चाइना। और डिस्प्ले देखिए, ये लाइनें सुनिए, ये मामूली टाइम नहीं है, ये हम सेंचुरीज के बाद ये देख रहे हैं कि ऐसी कौमें जो है वो वेस्ट के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। डिस्प्ले किया जाएगा कलेक्टिव डिफेंस को, कलेक्टिव डिफेंस। मैंने देखें, किम जोंग अन ने अपने फौजी भेजे, वहां पर उनकी जानें गई, 600 के करीब कम से कम उनके फौजी मारे गए। और जब फौजी वापस आए तो वहां पर एक सोगवार माहौल था, किम जोंग अन भी रो रहे थे, फौजी भी रो रहे थे। क्या जरूरत पेश आई किम जोंग अन को अपने फौजी वहां पर भेजने की और अपनी जानें देने की? तो ये क्या है? ये सब की जंग है। इस वाकये ने आपको ये साबित किया है, मतलब ये सब का एक ही उनका डेस्टिनेशन है और कलेक्टिव डिफेंस की वो बात कर रहे हैं। तो अपना जो दिफा है वो सबने मिलकर करना है। इसमें सिर्फ एक नेशन वेस्ट के साथ नहीं लड़ सकती है, चाइना भी अकेला वेस्ट के साथ नहीं लड़ सकता है। रशिया के साथ अगर ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना खड़े ना होते तो रशिया भी नहीं लड़ सकता था। तो ये कलेक्टिव डिफेंस है। और रशिया ने अपने फौजी भेजकर ये बताया है कि नॉर्थ कोरिया ने फौजी भेजकर बताया है कि ये एक ही जंग है, सबकी ये जंग है। तो इन द फेस ऑफ द माउंटिंग वेस्टर्न प्रेशर, अब देखना ईरान के ऊपर वो मजीद सैंक्शंस और इधर उधर रशिया पे वो मजीद सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, वेनेजुएला। नो वेस्टर्न लीडर इज एक्सपेक्टेड। 26 फॉरेन हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है वो इसमें शरीक होंगे और स्लोवाकिया से वो शरीक हो रहे हैं। और चाइना एक्सपेंडिंग जो मिलिट्री पावर है उसका मुजाहरा किया जाएगा, चाइना की एक्सपेंडेड मिलिट्री पावर जो है उसका डिस्प्ले किया जाएगा। और स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनिटी, इसका मुजाहरा करेंगे। मजबूत तरीन यूनिटी का मुजाहरा जो है किम जोंग अन, पुतिन, ईरानी सदर, इंडोनेशिया एंड 26 लीडर्स वो मुजाहरा करेंगे। बेलारूस के प्रेसिडेंट जब इसमें शरीक हो रहे हैं, ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट और सर्बियन प्रेसिडेंट और साउथ कोरिया के नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं वो भी इसके अंदर जब शरीक हो रहे हैं। और इसमें मजीद क्या होगा, एडवांस जो इक्विपमेंट है चाइना ने बनाए हैं उनका वहां पर मुजाहरा किया जाएगा, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स वहां पर दिखाए जाएंगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पर दिखाया जाएगा, हाइपरसोनिक जो वेपन्स है वो वहां पर दिखाए जाएंगे। यानी ये टोटल पावर शो है एशिया का। तो ये गैर मामूली, इस पर नजरें लगी होंगी। इससे पहले एससीओ का इजलास होने जा रहा है, एससीओ के इजलास के साथ ही जो है ये विक्ट्री डे परेड होगी और ये बहुत बड़ा नजारा होगा, बहुत बड़ा नजारा होगा। आलमी मंजरनामे पर हलचल मच चुकी है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।